हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good evening to all of you. We are discussing about current affairs. हम लोग आज की क्लास में करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, हम लोग आज की जो क्लास है, आज की क्लास शुरू करेंगे एक श्रद्धांजलि से। If you are talking about cricket in any part of the world, then without taking the name of India, I think your talk is incomplete. आप दुनिया के किसी भी भाग में रहते हो और यदि आप क्रिकेट के बारे में बात करते हो और यदि वहाँ पे भारत का नाम न लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वह आपकी जो बातें होंगी वह अधूरी होगी। अभी 2 अप्रैल 2023 को भारत ने एक अपना क्रिकेट का चमचमाता हुआ सितारा खो दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लोकप्रियता उसके खेल के समय अपने चरम पर थी। तो सबसे पहले तो मैं 2 पंक्तियां उनके लिए कहना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल है तुझको भुला पाना, सब घर लौटेंगे सब अब हुई साँझ है, तेरे माता की ममता हुई बाँझ है, घर का आंगन वहीं चांद तारे वहीं, तुम्हें ढूंढेंगे पर तुम मिलोगे न कहीं, याद आएगा तेरा मुस्कुराना, बड़ी मुश्किल है तुझको भुला पाना, बड़ी मुश्किल है तुझको भुला पाना। भारत के महान खिलाड़ी सलीम दुरानी साहब हमारे बीच में अब नहीं रहे और निश्चित रूप से भारत के जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो भारत के जो क्रिकेट को जानने समझने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। तो आज मैंने जो पहला प्रश्न बनाया हुआ है, पहला प्रश्न जो है सलीम दुरानी साहब को उसके संबंधित है और आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही मैं क्वेश्चन बनाता हूं। तो आइए हम लोग अपने पहले प्रश्न से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पॉपुलर क्रिकेट प्लेयर सलीम दुरानी डाइड ऑन 2 अप्रैल टू विच कंट्री नॉट विच प्लेस ही वाज बोर्न। किस स्थान पर जन्म हुआ था? ए विकल्प में है जामनगर, बी है इस्लामाबाद, सी है काबुल और डी है अमृतसर। आप अपने विकल्प कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर टाइप करो, तब तक मैं आपको सलीम दुरानी साहब के बारे में बता देता हूं। देखिए, सलीम दुरानी साहब का जो जन्म है यह 1934 में हुआ था और इनका जन्म हुआ अफगानिस्तान के काबुल में और वहाँ से इनके माता पिता माइग्रेट करके इंडिया आ गए 1936 में और यही गुजरात में इन लोग जो है आकर के बस गए। जब वे बड़े हुए तो इनकी अभिरुचि क्रिकेट के प्रति ज़बरदस्त तरीके की रही और आप समझ सकते हो कि दूसरे किसी देश से आकर और यहाँ पर क्रिकेट में अपनी धाक जमाना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत चुनौती भरी बात है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रथम श्रेणी के जो मैच हैं, अगर उनकी बात करेंगे तो प्रथम श्रेणी के मैच में उन्होंने इतना धुआंधार खेल दिखाया कि भारत के चयनकर्ता उनको लेने के लिए बाध्य हो गए। यदि हम लोग बात करें तो 1960 में उनको सबसे पहली बार भारत में टेस्ट मैच, राष्ट्रीय टीम से टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। 1973 तक 1973 तक भारत के लिए वे टेस्ट मैच खेलते रहे। दर्शकों की जब मांग होती थी तो दर्शकों की मांग पर छक्का मार देते थे और इसीलिए उनको सिक्सर ऑन डिमांड के नाम से भी जानते थे। लोग उनको सिक्सर ऑन डिमांड प्लेयर के नाम से भी जानते थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि जब कानपुर में टेस्ट हो रहा था तो उस टेस्ट में सलीम दुरानी साहब को 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं किया गया और लोग वहाँ पे कानपुर टेस्ट में जब लोग मैच देखने के लिए आए तो लोग तख्ती लेकर आए, नो सलीम दुरानी नो मैच। उन्होंने कुल मिलाकर के
170 जो है प्रथम श्रेणी के मैच खेले, जिसमें उनका 29 टेस्ट मैच था और 29 टेस्ट मैच में उन्होंने 1202 रन बनाए और 74 विकेट लिया। 1961-62 में जो भारत और इंग्लैंड का सीरीज हुआ, इस सीरीज में उन्होंने बैट और बॉल दोनों से कमाल दिखाया था, जिससे भारत उस सीरीज जीत गया और वहीं से भारत के हीरो बन गए थे। लेकिन आप जानते हो भारत के खेल में राजनीति बहुत होती है और वही पॉलिटिक्स शिकार हुए और भारत का एक बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी जिसकी विनम्रता और जिसके खेल के आगे हर व्यक्ति उनको प्यार करता था, वो अभी 88 वर्ष की उम्र में गुजरात के जामनगर में उनका देहावसान हो गया। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न था, अब मैंने प्रश्न क्वेश्चन ही क्यों बनाया आपका कि भारत के लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था मैं बताना चाहूँगा। ही इज ओनली सिंगल प्लेयर, ही इज ओनली वन प्लेयर फ्रॉम काबुल और फ्रॉम अफगानिस्तान हु हैज प्लेड फॉर इंडिया। ये भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ और भारत के लिए उन्होंने खेला। तो यहाँ पर एक प्रश्न परीक्षा के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तो पहला का यहाँ पर आंसर हो गया सी, पहला का यहाँ पर आंसर हो गया सी, पहला का यहाँ पर आंसर हो गया सी। तो यहाँ पर पहला जो आंसर क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया सी। और सलीम दुरानी साहब के बारे में आपको बहुत सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो इतना याद कर सकते हो कि उन्होंने 1960 से क्रिकेट खेलना शुरू किया, 73 तक वो क्रिकेट खेले। उन्होंने कुल 29 टेस्ट मैच खेला और 29 टेस्ट मैच में उन्होंने 1202 रन बनाए और 74 विकेट लिए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे निम्नलिखित में से किस स्थान से 2 अप्रैल 2023 को भारत के पुनर्प्रयुक्त प्रक्षेपण यान स्वायत्त अवतरण मिशन का सफल परीक्षण किया गया? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में RLV LEX कहते हैं, हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली ऑन 2 अप्रैल 2023? 4 विकल्प है। ए है श्रीहरिकोटा, बी है चांदीपुर, सी है चित्रदुर्ग और डी है इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो, यदि मैं कहूं कि इंडिया इज अ सुपर पावर इन द फील्ड ऑफ साइंस, देन आई थिंक दैट some objections may be raised, some objections may be raised from some sections। यदि मैं कहूं कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति है, तो हो सकता है कुछ लोग इसका विरोध करें, कुछ लोग इस पर आपत्ति उठाएं। बट इफ आई टेल यू in the field of space program India is a superpower, India is a considerable country, then I think undoubtedly there is nobody who is going to oppose it। अगर मैं कहूं कि आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महाशक्ति है, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐसा देश है जिसको हर व्यक्ति, हर राष्ट्र जो है उसको सलामी दे रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे इस बात पर आपत्ति जताए। अभी भारत ने 2 अप्रैल 2023 को एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का परीक्षण किया और सफलतापूर्वक किया। और निश्चित रूप से बताऊं मैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य है पर्यटन के क्षेत्र में। तो यह है क्या, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, भारत ने सबसे पहली बार अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बार भारत ने 1979 में भारत ने पहला अपना एक प्रक्षेपण यान भारत से टेस्ट किया था और वह स्थान था आपका श्रीहरिकोटा और उस प्रक्षेपण यान का नाम था सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV। 1979 से 1983 तक भारत ने SLV के माध्यम से परीक्षण किए, फिर भारत ने उसको थोड़ा अपग्रेड करके बना दिया ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। 1988 से लेकर के 1993 तक भारत ने इसी से परीक्षण किया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिन सैटेलाइट उपग्रहों का परीक्षण इससे किया जा रहा था, वे सारे के सारे सैटेलाइट या उपग्रह जो है वो सिर्फ टेस्ट करने वाले थे, मतलब that were not satellites which could be used by any purposes, जिसको हम किसी उद्देश्य के लिए हम लोग उपयोग कर सकते थे। लेकिन इसके बाद 1992 में भारत ने PSLV के माध्यम से ऐसे उपग्रहों का प्रक्षेपण शुरू कर दिया जिसको हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग कर सकते थे। और उस आपका लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फिर 2001 में भारत ने GSLV का परीक्षण किया और इसके बाद 2022 में अगस्त 2022 में भारत ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SSLV का परीक्षण किया। अब मैं बताना चाहूँगा कि देखो, भारत के पास इस समय जो है
3 एक्टिव सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का जब एक बार परीक्षण होता है तो उस परीक्षण में 100 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक बार जब हम लोग किसी भी यान का परीक्षण करते हैं तो उस यान के जो मैक्सिमम पार्ट हैं वो पार्ट रीयूजेबल नहीं होते, क्योंकि वह जो है वह गिर करके नष्ट हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि जब हम एक ऐसा यान बनाएंगे जिसको हम पुनः प्रयोग कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत क्या कमाल कर बैठेगा। तो भारत ने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस के माध्यम से 2016 में इसकी टेस्टिंग शुरू की, जिसका नाम था रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, और वह हुआ था सफल, जिसका नाम था आपका रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल RLV-TD। उसमें से यह भारत का जो इसरो है उसका यह प्रोग्राम है कि इसमें हम 5 टेस्टिंग करेंगे। तो दूसरी जो टेस्टिंग हुई वह 2 अप्रैल 2023 को हुई, और इसमें क्या किया कि भारत का एक चिनूक हेलीकॉप्टर है, उस चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जा करके इसको छोड़ दिया गया। मैं बताना चाहूँगा कि देखो जो उपग्रह प्रक्षेपण यान या कुछ भी ऊपर जाता है तो ऊपर जा करके उसको जब नीचे आए तो आकर के नष्ट हो जाता है, तो उसको सेफ लैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पर 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जा करके उसको छोड़ दिया गया, और फिर वह धीरे धीरे वह धरती पर बिल्कुल सुरक्षित उतर गया। 2016 से 2022 का जो टेस्टिंग है वो अलग इस प्रकार से है कि 2016 में जो टेस्टिंग हुई थी उसका जो प्लेस था वो वहाँ पर मतलब वो अटेंडम जो है उसकी लैंडिंग थी, यह लैंडिंग वहीं कराई गई जहाँ पर वैज्ञानिक चाहते थे। अब मैं बताऊं आपको कि यह जो लैंडिंग हो गई, इससे क्या होगा कि भारत जो है आने वाले समय में शटल बना सकेगा। शटल मतलब क्या होता है कि शटल देखो इस प्रकार के यान होते हैं तरीके से, जिन्हें हम लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की तरह हम लोग प्रक्षेपित करते हैं। फिर वो सैटेलाइट की तरह वो पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है और प्लेन की तरह वो धरती पर उतर सकता है। मतलब कि हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में इसमें काफ़ी आगे काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि डेनिस टीटो 2001 में जब उनको अंतरिक्ष यात्री के रूप में ले जाया गया था तो उन्होंने 6 करोड़ रुपए इसके लिए अदा किए थे। आज मैं बताऊं कि आज भी 5-6 करोड़ रुपए जो है लोग एक लोग देने को तैयार हो जाते हैं, और निश्चित से अंतरिक्ष का जो पर्यटन है एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत इस मार्केट को कैप कर सकता है यदि हम लोगों ने सक्सेसफुली इस पर काम कर लिया। और निश्चित रूप से दोनों हमारे अभी तक के टेस्ट सफल हुए हैं, तो आगे भी हम लोग ऐसा कर पाएंगे। 2030 तक भारत इस क्षेत्र में निश्चित रूप से एक शक्ति बन जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि हम लोग चांद और यदि अगर मंगल पर अगर हम बस्तियां बसाना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के यान की जरूरत पड़ेगी। हमारा चांद और जो मंगल का जो मिशन है यह हम और आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित किस स्थान से 2 अप्रैल 2023 को भारत के पुनर्कृत प्रक्षेपण यान स्वायत्त अवतरण मिशन का सफल परीक्षण किया गया। ए है श्रीहरिकोटा, बी है चांदीपुर, सी है चित्रदुर्ग और डी में से कोई नहीं। मैं बताऊं कि देखो यह जो मिशन भारत ने स्टार्ट किया है तो उसमें इसको इसमें 3 बॉडी मिलकर काम कर रही है। एक तो इसरो है, दूसरा DRDO है और तीसरा जो है ART मतलब आपका एरोनॉटिकल टेस्ट रेंजिंग। तो यह ATR से किया गया और ATR का मतलब हो गया आपका चित्रदुर्ग। तो निम्नलिखित में किस स्थान से 2 अप्रैल 2023 को भारत के पुनर्कृत प्रक्षेपण यान स्वायत्त अवतरण मिशन का सफल परीक्षण किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका चित्रदुर्ग। आंसर यहाँ पर हो जाएगा चित्रदुर्ग। तो यह आपका यहाँ जो आंसर हो गया आपका, यह आंसर हो जाएगा आपका चित्रदुर्ग। यह आंसर हो गया आपका सी वाला विकल्प हो गया करेक्ट। और चित्रदुर्ग कहां पर है? तो यह है कर्नाटका में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में यदि केवल सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है तो उसके लिए जगह है, वह है श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर। जब हम लोग भारत में मिसाइल्स का परीक्षण करते हैं तो उसका जो फेवरेट जगह है वह है आपका उड़ीसा का चांदीपुर या फिर व्हीलर द्वीप है चांदीपुर। और जब हम लोग किसी भी विमान का करते हैं तो इसका लिए है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंजिंग ATR जो है चित्रदुर्ग में है और चित्रदुर्ग है कर्नाटक में। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए है कि निम्नलिखित में किस स्थान से 2 अप्रैल 2023 को भारत के पुनर्प्रयुक्त प्रक्षेपण यान मतलब यह हो गया कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल और यहाँ पे स्वायत्त अवतरण मिशन
तो यहाँ पर यह हो गया LEX लैंडिंग मिशन। ये मिशन यहाँ EX का मतलब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मिशन से लिया गया EX ले लिया गया। हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली ऑन 2 अप्रैल 2023। तो यहाँ पर आंसर हो गया चित्र 2 कर्नाटक का। चित्र 2 बता दें आपको कि भारत में उपग्रहों का परीक्षण क्या होता है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। मिसाइल का परीक्षण हम लोग करते हैं, वो करते हैं आपको चांदीपुर से। और जो विमान का परीक्षण होता है वो हम लोग करते हैं आपका एरोनॉटिकल टेस्ट रेंजिंग से ATR से, और वह चित्रदुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ये जो है क्वेश्चन दूसरे में खत्म हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है इसी संबंधित है कि विश्व के कितने देशों के पास पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान की पूर्ण तकनीक अभी उपलब्ध है। हाउ मेनी कंट्रीज हैव रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट। ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। आप अपने विकल्प जो है आपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, और शिकायत यह है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देखो करने की कोशिश करो, जब पढ़ोगे तब कर पाओगे। और मेरी बात सुन करके और सिर्फ ऐसे ही फिर आप मतलब इसको आगे बढ़ा दोगे तो मैं समझता हूँ कोई भी इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। आप यकीन करो, मैं भी YouTube देखता रहता हूँ और मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देख रखे हैं, और आप अगर मेरे से पढ़ाई किए हो, मेरे विद्यार्थी को मुझे पता है कि मुझे जो भी देखने वाले हैं मेरे विद्यार्थी हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि बड़ी ही मेहनत के साथ और मैं इन सारी चीज़ों को लेकर आता हूँ, और मैं सारे जो भी चीज़ें हैं सब बिल्कुल ओरिजिनल है। मैं कभी किसी का इस प्रकार का वीडियो देख करके वीडियो नहीं बनाता। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखो इसमें आपको लगना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अपने जीवन बेहतरी करना। बाकी बात देखो, अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो कोई बात नहीं है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च करके फिर आप यही चीज़ें पाने के लिए जाओगे और आपको शायद इतनी ईमानदारी से चीज़ें मिले भी ना। कोई बात नहीं, मैं आपसे मैं कुछ कहूँगा तो आप कहोगे कि सर अपने वीडियो देख करके व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं इसलिए कर रहे होंगे ऐसा। तो मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं, ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरी मेहनत सार्थक होनी चाहिए। मैं इतना ज़रूर आपसे अपेक्षाएं कर सकता हूँ। आप मेरे विद्यार्थी हो, मैं आपको समझा सकता हूँ, डांट फटकार सकता हूँ, ये मेरा धर्म है। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो चूँकि मैं तो फिजिकली आपसे कांटेक्ट में हूँ नहीं, तो फिर मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूँ कि देखो ये आपकी जो क्लास है, क्लास आपकी चलती रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप किया करिए तो मुझे भी आनंद की प्राप्ति हो। तो विश्व के कितने देशों के पास पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान की पूर्ण तकनीक उपलब्ध है। हाउ मेनी कंट्रीज हैव रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट। 1 2 3 4। आपको ही अपने विकल्प जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करिए, तब तक मैं आपको देखो इसके बारे में बता दूं। देखो जो रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी है, सबसे पहली बार इसको एनर्जिया नाम से बनाया था आपको USSR ने, पूर्व सोवियत संघ ने। और पूर्व सोवियत संघ ने जब इसको बनाया तो उसने चांद पर सबसे पहले लूना 1 नाम का जो है वो प्रक्षेपण यान उतारा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर इस प्रकार के यान को भेजने का जो काम है उस काम को करने वाला देश है अमेरिका। तो अमेरिका ने इस प्रकार के बहुत सारे मतलब 5 शटल बनाए जिसको शटल कहते थे। एक तो आपका नंबर 1 था आपका कोलंबिया, दूसरा था चैलेंजर, तीसरा था आपका एटलांटिस, चौथा था डिस्कवरी, 5वां था एंडियवर। लेकिन अब मैं बता दूं कि 2011 के बाद अमेरिका ने यह अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब वो इस प्रकार के यान इसके पास अब नहीं है। इसी प्रकार से जो आपका पूर्व सोवियत संघ है जो रशिया हो चुका है, वो रशिया के पास भी अब कोई इस प्रकार के शटल नहीं है। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि शटल किसी के पास नहीं है। शटल पर जो है इस समय अमेरिका की 2 कंपनियां हैं जिसके पास शटल है अपने प्राइवेट। पहला तो आपको पता ही है कि पहले शटल का नाम है, मैं शटल नाम बताता हूं तो आप शायद इसको बता सको, फाल्कन 9। और ये किसका बता दो तो निश्चित रूप से यह जो है स्पेसएक्स का है, मार्क जुकरबर्ग। और दूसरा जो है वह आपका वह इलेक्ट्रॉन नाम से है जो रॉकेट लैब का है। ये दोनों अमेरिका के हैं। और बाकी बात इस पर बहुत सारे देशों का अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर काम चल रहा है, जिसमें इंडिया एक है, दूसरा स्पेन है, तीसरा न्यूजीलैंड है, चौथा यूरोपियन यूनियन के देश हैं। और बाकी बात मैं बताना चाहूँगा पूर्व जो सोवियत संघ रशिया है, जो रशिया हो गया, रशिया का इस पर काम चल रहा है। तो मिला जुला करके मेरा ये कहना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि विश्व के कितने देशों के पास पुनर्प्रयोजन प्रक्षेपण यान की पूर्ण तकनीक उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
ए। और यह कौन सा देश है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि अमेरिका एक देश के रूप में इसके पास भी इस समय रीयूजेबल टेक्नोलॉजी, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है अमेरिका के एक देश के रूप में। हाँ, अमेरिका की जो 2 प्राइवेट कंपनियां हैं, एक आपका कंपनी नाम है स्पेसएक्स और दूसरी जो कंपनी है रॉकेट लैब। स्पेस एक्स का की जो फाल्कन 9 है वह एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, और जो रॉकेट लैब है इसका है इलेक्ट्रॉन। और यदि हम लोग बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन की, जिसका भी चल रहा है काम, तो उसमें जो देश लिस्ट में आएंगे उसमें आपका सबसे पहले इंडिया या भारत हो गया, फिर आपका हो गया चाइना या चीन, इसके बाद तीसरा जो देश है वो आपका हो गया स्पेन, चौथा आपका यूरोपियन यूनियन, स्पेन के साथ यूरोपियन यूनियन का भी एक अलग से काम चल रहा है, फिर आपका इस पर रशिया का काम चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का काम चल रहा है, इस पे जापान का काम चल रहा है। इतने सारे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, अभी अगर हम लोग इस समय बात करें तो इस समय ऑपरेशनल जो चालू है वो सिर्फ अमेरिका के 2 प्राइवेट कंपनी के पास है, इसका नाम है स्पेसएक्स और दूसरे का नाम है रॉकेट लैब। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभी हाल में भारत के किस बाघ अभयारण्य ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए? ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड इट्स 50 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट? ए सुंदरबन टाइगर रिजर्व, बी पलामू टाइगर रिजर्व, सी बांदीपुर टाइगर रिजर्व और डी इनमें सभी। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, बाघ मतलब टाइगर और टाइगर का मतलब यह हो गया कि यदि हम लोग बात करें तो यह भारत का एक राष्ट्रीय पशु है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैट फैमिली का यह सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है, क्योंकि जो आपका लायन शेर है, जो आपका लियोपार्ड या लकड़बग्घा है, जो आपका पैंथर मतलब चीता है, ये सब जो है वो कैट फैमिली में नहीं आते हैं। तो कैट फैमिली में जो बाघ है ये सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है। और मैं आपको बताऊं कि भारत इसकी सबसे बड़ी शरणस्थली है। लेकिन यदि हम लोग बात करें तो दुनिया में लगभग 90% बाघ जो है वो लुप्त हो गए हैं। और यही कारण है कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जो एक रेड बुक जारी करती है 1964 से, उस रेड बुक में जो प्राणी परिसंकट में है उनको उसमें शामिल किया जाता है। तो बाघ उस परिसंकट में श्रेणी में शामिल जीव है। 1972 में भारत की सरकार ने एक अधिनियम पारित कराया संसद के माध्यम से, जिस अधिनियम को हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वन्य जीव अधिनियम 1972। और उसी वन्य जीव अधिनियम 1972 में बहुत सारे जीवों को चिन्हित किया गया कि अगर आप इसको मारेंगे तो सजा के हकदार होंगे। और उसके लिए क्या किया कि सरकार ने कहा कि हम टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए रिजर्व बनाए गए। रिजर्व का मतलब ये होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे उनको घूमने टहलने की आज़ादी है, जहाँ पे लोग अकस्मात ऐसे नहीं जा सकते, परमिशन लेके जाना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे नियम हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने टाइगर प्रोजेक्ट चलाए 1 अप्रैल 1973 को। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो भारत में 9 जगह पर एक साथ में टाइगर रिजर्व चलाए गए, टाइगर जो है प्रोजेक्ट चलाया गया था। इस समय भारत में कुल टाइगर जो प्रोजेक्ट हैं, जो टाइगर जो आपके रिजर्व हैं, उसकी संख्या जो 54 या 54 है। तो मैं बता दूं आपको कि दुनिया में लगभग 5000 का बताया जा रहा है कि बाघ हैं, इसमें से 3 से 3.5 बाघ जो है वो भारत में रहते हैं। तो अभी हाल में भारत के किस बाघ अभयारण्य ने इसने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए? तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत के 9 जगहों पर शुरू किया गया था, जिसमें सुंदरबन आपका नंबर 1 पर है, दूसरा जिम कॉर्बेट है, तीसरा आपका पलामू टाइगर रिजर्व है, आपका चौथा इसी प्रकार से बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ना। तो भारत के 9 ऐसे स्थल थे जहां से इसको स्टार्ट किया गया था और यह एक साथ स्टार्ट किए गए। तो यहाँ पर अभी हाल में भारत के किस बाघ अभयारण्य ने अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए? तो आंसर होगा बांसर जगह, इनमें से सभी मतलब यहाँ पे आपका जो विकल्प नंबर डी है, यह विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही है। विकल्प नंबर डी इसमें आपका यहाँ पे सही हो गया, यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। और मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल
1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह टाइगर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और ये भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, ये टाइगर प्रोजेक्ट एक साथ में 9 जगह स्टार्ट किया। भारत में इस समय अगर लोग टाइगर की बात करें तो कुल टाइगर रिजर्व की संख्या जो है 54 हो गई है, तो ये 54 है। तो अभी हाल में भारत किस बाघ अभयारण्य में स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए, तो सुंदरबन भी हो जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व हो जाएगा, बांदीपुर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट हो जाएगा, ये सारे स्थान आपके हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कहां से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड? ए कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट, बी जिम कॉर्बेट, सी सुंदरबन और डी पलामू टाइगर रिजर्व। तो देखो स्टार्ट तो किए गए थे 9 जगह पर एक साथ में, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इसका शुभारंभ एक ही जगह से किया था और वह आपका भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। आप बता सकते हो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो मुझे पता है कि आपको पता है, और वो आपका है जिम कॉर्बेट, जिसको हेली नेशनल पार्क कहा गया। 1936 में भारत ने पहला नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया था और उसका नाम था आपका उस समय हेली नेशनल पार्क, इस समय उसका नाम है जिम कॉर्बेट। तो यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट है, तो यहां पर आपका आंसर हो गया जिम कॉर्बेट। तो भारत की कहां से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? जिम कॉर्बेट से। हालांकि एक ही दिन में 9 जगह से हुआ, लेकिन इसका उद्घाटन जो किया था वो सिर्फ इंदिरा गांधी जी ने जिम कॉर्बेट से किया था। तो इंदिरा गांधी जी ने 1 अप्रैल 1973 को इसका उद्घाटन किया जिम कॉर्बेट से। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और यदि भारत के लोगों को उचित माहौल मिलता है तो उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनकी जो प्रज्ञा है, वह पूरी दुनिया में चमकने लग जाती है। अभी आप देख रहे हो कि लगातार भारत के लोग जो है अमेरिका की धरती पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं, और इसी कड़ी में एक व्यक्ति का नाम जुड़ गया है। तो आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। आपके लिए मैंने क्वेश्चन बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबंधन तथा संसाधन उप मंत्री बनाया गया है? हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड as the Deputy Minister of Management and Resources in the USA. तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में प्रबंधन तथा संसाधन उप मंत्री बनाया गया है? ए है रिचर्ड वर्मा, बी है रिचर्ड हेल, सी है रिचर्ड कीन और डी है कीन वर्मा। परीक्षा के हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पे जाके इधर उधर घुमाने की कोशिश नहीं करता हूँ, सीधा सा बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड वर्मा। देखिए रिचर्ड वर्मा जो है वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और मैं बताऊं कि 2014 से 2017 तक के भारत में अमेरिका की ओर से राजदूत भी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये जो है ये इनका अमेरिका में इनकी जो पकड़ है अमेरिका की राजनीति में बहुत ज़बरदस्त तरीके की है, और यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इन्हें अमेरिका में उप मंत्री बनाया है, उप मंत्री बना दिया है, और उप मंत्री बनाया गया इसको मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया इनको मैनेजमेंट रिसोर्सेस में। वहाँ पे जो मंत्री होते हैं उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब जो है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब उनको राज्य मंत्री कहा जाता है। तो वहाँ पे उनको बनाया गया है, राष्ट्र सचिव कहा जाता है, तो उनको वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस। और यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए मतलब रिचर्ड वर्मा। भारतीय मूल किस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबंधन संसाधन उप मंत्री बनाया गया है? आंसर रिचर्ड वर्मा। मैं बारे बता दूं कि अमेरिका में जो बड़े पद होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनको जो अपॉइंट करने की अथॉरिटी है उनका अपॉइंटमेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन तब तक उस अपॉइंटमेंट को पुष्टि नहीं होती है जब तक कि अमेरिका की जो सीनेट है
अमेरिका का जो उच्च सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा वैसे सीनेट है, जब तक सीनेट उसकी मंजूरी नहीं देती तब तक उसको मान्यता नहीं मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के सीनेट में 100 सदस्य हैं और ये 100 सदस्य जो है हर राज्यों से 2 सदस्य वहाँ पे आते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आते हैं। तो अमेरिका का जो सीनेट है, सीनेट जब तक उसको अपना अप्रूवल नहीं देती तब तक उसको मान्य नहीं मिलती। तो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको जो आपके रिचर्ड वर्मा साहब है, इनको अपॉइंटमेंट दिया था। सीनेट ने जब इस पर मुहर लगा दी तो यह हो गया कि वह वहाँ पर अब मंत्री बन गए हैं, तो इस प्रकार से उनको मंत्री बना दिया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि नासा ने चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया है? अध्यक्ष घोषित किया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए मेरा ये पहाड़ी डॉगी है और ये बर्फ में रहता है। हेलो कर दो सब लोगों। चलिए फिर आगे क्वेश्चन में आते हैं। जा बेटा जा जाओ जाओ जाओ। गो 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 गो। सॉफी क्या कर रही है तुम? जाओ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नासा ने, सॉरी मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, एक्चुअली अब जीव आ गया तो मैं सोचा कि आपसे मुलाकात करा दूँ। नासा ने चंद्र से मंगल कार्यक्रम के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया है? Who of the following has been declared as the president of moon to Mars mission of NASA? देखो, चलो दिलदार चलें, चांद के पार चलें। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी धरती का जर्रा जर्रा इंसानों से भर जाएगा और हमारे पास चंद्रमा और मंगल को छोड़ करके रहने के लिए कहीं और विकल्प नहीं बचेगा। आपको जानकारी है कि अभी भारत अभी जो है दुनिया की जनसंख्या 8 अरब को पार कर चुकी है और जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित रूप से एक दिन ये धरती हमारे रहने के लिए जगह जो है कम पड़ जाएगी। तो इस दिशा में बहुत सारे देश जो है काम कर रहे हैं और इसमें जिस देश ने सबसे रफ्तार से काम करना शुरू किया है उस देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि आर्टेमिस नाम का एक कार्यक्रम इन्होंने आरंभ कर रखा है। इस आर्टेमिस का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि चांद पर कैसे बस्ती बनेगी, मंगल पर कैसे बस्ती बसाई जाएगी, इसके बारे में जो है योजनाएं काम करना। और मैं आपको बताऊं कि देखो, चंद्रमा पर अगर मानव उतारने की बात है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रमा पर अभी तक 12 मानव उतर चुके हैं और ये 12 मानव 6 मिशन के माध्यम से गए। पहला जो मिशन गया था चंद्रमा पर इंसान सहित, वह 1969 में, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 20 जुलाई 1969 को जो है जब मानव ने धरती पर मानव ने जो चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और इसके बाद अंतिम जो किया गया है मिशन, छठा मिशन अपोलो 17 के रूप में, जो 1972 में किया गया। और इसमें जितने लोग थे, जो लोगों की संख्या है, वो संख्या जो थी वो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे कुल मिलाकर के 12 लोग अभी तक वहाँ पे जा चुके हैं। अब यहाँ पे 2024 में फिर से अमेरिका जो है चंद्रमा पर इंसान उतारना चाहता है और उसके लिए वह जो कार्यक्रम चला रहा है, उस कार्यक्रम का नाम है जो है वह कार्यक्रम आर्टेमिस। आर्टेमिस मतलब होता है यूनानी देवता का नाम है और ये जो देवता हैं वो चांद और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, इनको देवता माना जाता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय लोग जो है पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं इस समय, और खास करके अमेरिका में तो नित्य नए कोई ना कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पॉइंट मिलता है। अब आज ही का आपने सेशन में देखा, एक व्यक्ति रिचर्ड वर्मा के बारे में पढ़ा। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि नासा के चंद्र से मंगल कार्यक्रम के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया गया है? बहुत बड़ी बात है। proud to be an Indian. तो who of the following has been declared as the president of Moon to Mars mission of NASA? ए अमित नेगी, बी अमित क्षत्रिय, सी सोनू नेगी और डी सोनू क्षत्रिय। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही है वो सही आंसर आपका है यहाँ पर अमित क्षत्रिय, अमित क्षत्रिय। मतलब यहाँ पर हो गया विकल्प नंबर आपका बी सही हो गया, विकल्प नंबर बी सही हो गया। अमित क्षत्रिय को
चंद्र से मंगल कार्यक्रम, चंद्रमा पर बस्ती बसाने का कार्यक्रम, फिर मंगल पर बस्ती बसाने का कार्यक्रम, इसके लिए जो इसका आर्टेमिस है, आर्टेमिस जो 2 है, इस आर्टेमिस 2 के लिए इनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो है आपके मुख्य रूप से रोबोटिक्स और आपके जो स्पेस प्रोग्राम है उससे जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, और निश्चित रूप से भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अर्थशास्त्र का लास्ट में क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के अनुसार अगले 5 वर्ष तक भारत के साथ किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से वृद्धि करेगी? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलोंग विद इंडिया द इकोनॉमी ऑफ ईच ऑफ द कंट्री शैल ग्रो विद फास्ट पेस इन द कमिंग नेक्स्ट 5 years। ए चीन, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी जापान। मैं आपको बता दूं कि जब से इंडोनेशिया में जोकोविच वहाँ के बने राष्ट्रपति, वह उस समय से लेकर के आज तक इंडोनेशिया ने बड़ी तेजी से विकास किया। और निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि भारत का भी विकास बड़ी तेजी से हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं आपको बताऊं कि भारत की अगर बात करें हम लोग, तो भारत की पिछले 10 सालों में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, वो 10 सालों में 71% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें आपको इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया की जो जीडीपी है ये 52%, मतलब 52% इसमें ग्रोथ हुआ है। और निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मानना है कि जिस रफ्तार से दोनों देश की अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, चूंकि इनके सरकारी खर्च कम है, भारत का सरकारी खर्च 30% है, जबकि इंडोनेशिया का सरकारी खर्च मात्र 18% है। और जिस तरह से दोनों नेताओं के नेतृत्व में उनकी अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, तो अगले 5 वर्षों तक इन देशों की अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मानना है। और भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था की मजबूती मतलब देश की मजबूती। तो ये आज की क्लास यहीं तक खत्म हो गई। अब आइए हम लोग एक बार नेत्रों को बंद करके ईश्वर को ध्यान करते हैं। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।